कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फीली वादियों के बीच एक जवान लड़की एमिली बर्फ के एक छोटे से तैरते हुए टुकड़े पर अकेली फंसी हुई है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और जमा देने वाला समुंदर है। यहाँ से बच निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती और हर गुजरता पल उसे मौत के और करीब ले जा रहा है। दूसरी तरफ एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लगातार उसे तलाश कर रहा है, लेकिन उनकी खोज सिर्फ ग्लेशियर और किनारों तक सीमित है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि अगर एमिली जिंदा होगी तो वहीं कहीं होगी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वह बर्फ के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर बहते बहते समुंदर के बीच पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर एमिली यहाँ तक पहुंची कैसे। दरअसल वह अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका एक प्रमोशनल वीडियो शूट करने आई थी। इसी दौरान वह अपनी छोटी बहन की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए टीम से थोड़ी दूर अकेली चली गई। उसके बैग में एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें उसकी 7 साल की छोटी बहन एनली की राख रखी हुई थी। कई साल पहले उसकी मौत हो गई थी और तभी 10 साल की एमिली ने उससे वादा किया था कि एक दिन उसकी राख दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे ऊंची जगह पर बिखेरेगी। इसी वादे को पूरा करने के लिए वह ग्लेशियर के बिल्कुल किनारे पहुंचती है, जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ, नीला समुंदर और खुला आसमान दिखाई देता है। वह जैसे ही राख को बिखेरने की तैयारी करती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे नीचे गिर जाती है। गिरने के बाद वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। जिस बर्फ पर वह गिरी थी वही अब टूटकर समुंदर में बह रही है और उसे अपनी मंजिल से बहुत दूर ले आई है। इतनी दूर कि अब उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। हालात समझते ही एमिली घबराती जरूर है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। वह अपने बैग से ऊनी कैप निकालकर पहनती है ताकि ठंडी हवाओं से खुद को बचा सके। फिर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाकर अपनी भूख मिटाती है और पानी की कुछ बची हुई बूंदें पी लेती है। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि खाना और पानी दोनों ही सीमित हैं। अगर उसने अभी से समझदारी नहीं दिखाई तो शायद ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। इसलिए वह हर चीज बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करने का फैसला करती है। प्यास बढ़ने पर वह अपने सामान में रखी डायरी का एक पन्ना फाड़ती है। फिर दूरबीन के लेंस की मदद से सूरज की किरणों को उस कागज पर फोकस करती है, जिससे उसमें आग की हल्की चिंगारी पैदा हो जाती है। इसके बाद वह बोतल के ढक्कन में थोड़ी सी बर्फ भरकर उस गर्मी के ऊपर रख देती है। कुछ ही देर में बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है और वह उसी से अपनी प्यास बुझाती है। ऐसी खतरनाक जगह पर छोटी सी तरकीब भी जिंदगी और मौत का फर्क बन जाती है। थोड़ी देर बाद उसे बर्फ के नीचे अपना मोबाइल फोन भी मिल जाता है, लेकिन उसकी स्क्रीन पूरी तरह टूट चुकी होती है। फोन में हल्के फुल्के नेटवर्क जरूर आ रहे हैं, मगर स्क्रीन खराब होने की वजह से वह किसी को कॉल तक नहीं कर सकती। उसे एहसास होता है कि अगर पहले से वॉइस कंट्रोल जैसा फीचर चालू होता तो शायद आज वह किसी से मदद मांग पाती। कभी कभी जिंदगी में की गई छोटी सी लापरवाही सबसे मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा अफसोस बन जाती है। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता है, लेकिन रात अपने साथ बर्फीला तूफान लेकर आती है। तेज हवाएं उसके लिए खड़ा रहना तक मुश्किल कर देती हैं। फिर भी वह हार नहीं मानती और अपने बैग से छोटा सा टेंट निकालकर किसी तरह बर्फ पर लगा देती है। लेकिन कुछ ही देर में तेज हवा टेंट को फाड़ देती है। फिर भी एमिली उसी फटे हुए टेंट के अंदर ब्लैंकेट लपेटकर पूरी रात बैठी रहती है। बाहर तूफान चलता रहता है और उसी दौरान उसका बर्फ का प्लेटफॉर्म भी थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है। सुबह होते ही मौसम तो शांत हो जाता है, लेकिन उसकी मुश्किलें नहीं। बर्फ का टुकड़ा अब पहले से और छोटा हो चुका है। हालांकि अभी उसके पास खड़े रहने जितनी जगह बची है, इसलिए वह खुद को दिलासा देती है कि शायद अभी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उधर रेस्क्यू टीम एक बार फिर हेलीकॉप्टर लेकर निकलती है, लेकिन आज भी उनकी तलाश सिर्फ ग्लेशियर तक ही सीमित रहती है। पिछले तूफान के बाद उन्हें लगने लगा है कि अगर एमिली जिंदा भी थी तो शायद अब तक उसकी मौत हो चुकी होगी। लेकिन दूसरी तरफ एमिली अभी भी जिंदा है। वह अपनी डायरी में लिखती है कि यहाँ फंसे हुए आज उसका दूसरा दिन है। इन 48 घंटों में उसे सबसे ज्यादा अपनी माँ और अपनी छोटी बहन की याद आई है। उन्हीं के साथ उसे एक और सहारे की याद आती है, भगवान। शायद पहली बार उसे एहसास होता है कि जब इंसान के पास कोई नहीं बचता, तब उसकी उम्मीद सिर्फ ऊपर वाले से ही जुड़ी रह जाती है। दूसरे दिन खुद को ठंड से बचाने के लिए एमिली थोड़ी एक्सरसाइज करती है ताकि उसके शरीर की गर्मी बनी रहे।
फिर वह थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाती है, लेकिन उसे अच्छी तरह पता है कि अगर इसी तरह खाती रही तो कुछ ही दिनों में सारा खाना खत्म हो जाएगा। इसीलिए वह मछली पकड़ने का फैसला करती है। उसके बैग में एक फिशिंग हुक मौजूद होता है। वह उसे पानी में डालकर काफी देर तक इंतजार करती रहती है, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती। इसी बीच आसमान में एक पैसेंजर प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। एमिली पूरी ताकत से अपने हाथ हिलाकर मदद मांगने की कोशिश करती है। उसे खुद भी पता है कि इतनी ऊंचाई से कोई उसे नहीं देख पाएगा, लेकिन जब उम्मीद ही आखिरी सहारा हो तो इंसान हर कोशिश करता है। तभी अचानक उसका फोन बज उठता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन फोन किसी रेस्क्यू टीम का नहीं बल्कि एक ऐसी बेचने वाले सेल्समैन का होता है। -34 डिग्री तापमान में मौत से लड़ रही एमिली उस लड़के से बार बार कहती है कि वह अंटार्कटिका के बीचों बीच बर्फ पर फंसी हुई है और उसे तुरंत मदद की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ बैठा लड़का उसकी बात को मजाक समझता है। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक नया बहाना है, इसलिए वह हंसते हुए फोन काट देता है। कॉल खत्म होते ही एमिली की बची हुई उम्मीद भी जैसे टूट जाती है। पहली बार उसके चेहरे पर मौत का असली डर साफ दिखाई देता है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। रात आए तूफान की वजह से उसके बर्फ के प्लेटफॉर्म में और दरारें पड़ चुकी होती हैं। समुद्र की हर तेज लहर उसके नीचे की जमीन को थोड़ा थोड़ा तोड़ रही होती है। अब उसके पास खड़े रहने की जगह भी पहले से काफी कम बची है। वह चुपचाप बैठकर सिर्फ उस टूटती हुई बर्फ को देखती रहती है। कभी कभी इंसान के पास लड़ने की ताकत होती है, लेकिन हालात उससे भी ज्यादा मजबूत निकलते हैं। धीरे धीरे दिन ढल जाता है और एक और रात शुरू हो जाती है। इस बार वह अपने फटे हुए टेंट को सिल देती है ताकि ठंडी हवा अंदर कम आए, लेकिन पूरी रात उसे नीचे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती रहती हैं, जो उसके डर को और बढ़ा देती हैं। अगली सुबह उसके संघर्ष का तीसरा दिन शुरू होता है। अब तक उसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं मिली जिससे उसे लगे कि वह यहाँ से जिंदा निकल पाएगी। फिर भी रात में वह अपनी टॉर्च जलाकर बाहर खड़ी कर देती है ताकि अगर दूर से कोई गुजरे तो शायद उसकी नजर उस पर पड़ जाए। पूरी रात उसे अपनी छोटी बहन की याद सताती रहती है। उसे लगता है जैसे उसके सारे वादे अधूरे रह जाएंगे। लेकिन अगली सुबह अचानक उसे दूर समुद्र में एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। बिना एक पल गंवाए वह अपने मिरर से सूरज की रोशनी उसकी तरफ रिफ्लेक्ट करने लगती है। कुछ ही देर में उसे लगता है कि जहाज ने उसका सिग्नल देख लिया है और अब वह उसी की तरफ बढ़ रहा है। कई दिनों बाद पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। वह जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार उसकी जिंदगी बचने वाली है। लेकिन जब वह सामान लेकर बाहर आती है तो वहाँ कोई जहाज नहीं होता। जो कुछ उसने देखा था वह सिर्फ उसकी आंखों का भ्रम था। लगातार भूख, ठंड और अकेलेपन ने उसके दिमाग पर असर डालना शुरू कर दिया था। यह सच समझते ही वह पूरी तरह टूट जाती है। गुस्से और बेबसी में वह बर्फ पर जोर से पैर मार देती है, लेकिन उसका यही कदम उस पर भारी पड़ जाता है। जिस बर्फ पर वह खड़ी होती है वही अचानक टूट जाती है और एमिली सीधे बर्फ जैसे ठंडे समुद्र में गिर जाती है। पानी के अंदर जाते हुए उसे अपनी छोटी बहन की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसे अपना किया हुआ वादा याद आता है और शायद वही वादा उसे हार मानने नहीं देता। किसी तरह वह पूरी ताकत लगाकर वापस ऊपर आ जाती है, लेकिन अब उसके सारे कपड़े पूरी तरह भीग चुके होते हैं। ऐसे तापमान में गीले कपड़े पहनकर जिंदा रहना नामुमकिन है, इसलिए वह तुरंत अपने भीगे हुए कपड़े उतारती है और खुद को गर्म ब्लैंकेट में लपेट लेती है। फिर भी उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा होता है। तभी उसे टेंट के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाहर झांक कर देखती है तो वहाँ एक छोटा सा पोलर बियर का बच्चा दिखाई देता है। उसकी हालत भी लगभग एमिली जैसी ही होती है। एमिली अपने पास बचे हुए ड्राई फ्रूट में से थोड़ा सा उसकी तरफ फेंक देती है। भूखा बच्चा खुशी खुशी उन्हें खाने लगता है, लेकिन तभी दूरबीन से देखने पर उसे उसकी माँ भी उसी तरफ आती हुई नजर आती है। यह देखते ही एमिली बिना आवाज किए वापस टेंट के अंदर छिप जाती है। कुछ ही सेकंड बाद मादा पोलर बियर उसके टेंट तक पहुंच जाती है और कई बार उस पर पंजे मारती है। अंदर बैठी एमिली अपनी सांस तक रोक लेती है। उसे पता है कि अगर उसने जरा सी भी हरकत की तो शायद यही उसकी आखिरी गलती होगी। कुछ देर बाद जब बाहर पूरी तरह सन्नाटा हो जाता है तब वह धीरे से टेंट से बाहर निकलती है। बाहर आकर वह देखती है कि उसका बर्फ का प्लेटफॉर्म पहले से भी छोटा हो चुका है। अब हर गुजरते पल के साथ उसकी जिंदगी की जमीन सचमुच खत्म होती जा रही है। लेकिन उसी रात आसमान में एक बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। नॉर्दर्न लाइट्स पूरे आसमान को रंगीन रोशनी से भर देती हैं। मौत के इतने करीब होने के बावजूद उस पल की खूबसूरती देखकर
एमिली कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाती है। वह अपना स्नो डाइविंग सूट पहनती है और उसी रोशनी के नीचे अपनी छोटी बहन की राख हवा में बिखेर देती है। आखिरकार कई साल पहले किया हुआ उसका वादा पूरा हो जाता है। टेंट में लौटने के बाद वह अपनी बहन से बातें करने लगती है। वह उससे कहती है कि अब तुम आजाद हो, जहां चाहो जा सकती हो। लेकिन जवाब भी वही खुद देती है, क्योंकि अब इस अकेलेपन ने उसके मन और दिमाग दोनों को तोड़ना शुरू कर दिया है। इसी बीच अचानक एमिली का फोन एक बार फिर बज उठता है। इस बार भी कॉल उसी ऐसी सेल्समैन हैरी की होती है, लेकिन आज उसका मकसद ऐसी बेचना नहीं होता। वह एमिली से कहता है कि अब वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुका है और शायद यह उसकी आखिरी कॉल है। हैरानी की बात यह थी कि खुद मौत से लड़ रही एमिली अपनी परेशानी बताने की बजाय हैरी की बातें सुनती रहती है। कई दिनों बाद उसे किसी इंसान की आवाज सुनने को मिली थी, इसलिए वही कुछ पल उसके लिए सबसे बड़ी राहत बन जाते हैं। बातों बातों में हैरी बताता है कि बचपन में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तब से वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। उसके भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन हालात ने उसे ऐसी नौकरी करने पर मजबूर कर दिया जहां हर दिन लोगों की डांट और गालियां ही सुनने को मिलती हैं। हैरी को लगता है कि एमिली की जिंदगी उससे कहीं बेहतर है। वह मशहूर है, उसके पास पैसा है और किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। एमिली पहली बार उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बताती है। वह कहती है कि बचपन में एक दिन वह अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही थी, तभी बारिश शुरू हो गई और उसकी बहन ने घर चलने की बात कही, लेकिन एमिली ने रेस लगाने की जिद पकड़ ली। जब उसकी बहन नहीं मानी तो उसने उसे डरपोक कह दिया। यही बात सुनकर उसकी बहन भी दौड़ने लगी और अगले ही पल उसके ऊपर बिजली गिर गई, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। उस दिन के बाद से एमिली हर पल खुद को उसी हादसे का जिम्मेदार मानती रही। बाहर से चाहे उसकी जिंदगी कितनी भी अच्छी दिखती हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह सालों से उसी गिल्ट के साथ जी रही थी। बातें करते करते पूरी रात गुजर जाती है। सुबह होने तक हैरी को भी यकीन हो जाता है कि एमिली सच बोल रही थी। वह उसके दोस्तों की पोस्ट देखकर समझ जाता है कि सच में एक लड़की अंटार्कटिका में लापता है। इसके बाद हैरी उसे एक और बुरी खबर देता है। वह बताता है कि रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें एमिली का लाल स्कार्फ मिल चुका है और सभी यही मान चुके हैं कि अब वह जिंदा नहीं है। ये सुनते ही एमिली घबरा जाती है। वह हैरी से कहती है कि किसी तरह सबको बता दो कि मैं अभी जिंदा हूँ। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ और बात कर पाते, अचानक उसके बर्फ के टुकड़े की टक्कर एक बड़े शिपिंग कंटेनर से हो जाती है। इस जोरदार टक्कर से उसका प्लेटफॉर्म 2 हिस्सों में बंट जाता है। अब वह सबसे छोटे वाले हिस्से पर अकेली रह जाती है। सामने थोड़ा बड़ा बर्फ का टुकड़ा जरूर होता है, लेकिन वहां पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, छलांग। एमिली पूरी हिम्मत जुटाकर छलांग लगा देती है। वह बड़े प्लेटफॉर्म तक तो पहुंच जाती है, लेकिन गिरते समय उसके अपने ही स्केटिंग शूज उसके पेट में बुरी तरह धंस जाते हैं। दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। कुछ देर बाद वह खुद ही फिशिंग हुक और धागे की मदद से अपने जख्म पर टांके लगाती है और दर्द सहते हुए वहीं लेट जाती है। इस हादसे में उसका फोन, डायरी और लगभग सारा सामान समुंदर में गिर चुका होता है। अब उसके पास बचने की उम्मीद पहले से भी कम रह जाती है। कुछ देर बाद एक मछली उसके पास आकर गिरती है। कई दिनों की भूख के बावजूद वह उसे तुरंत नहीं खाती, बल्कि उससे बातें करने लगती है जैसे वह उसका कोई दोस्त हो। आखिर में वह मछली से माफी मांगते हुए उसे खाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे ऐसा नहीं हो पाता तो वह उसे वापस समुंदर में छोड़ देती है। शायद अब उसके अंदर इंसानियत भूख से भी बड़ी हो चुकी थी। भूख और प्यास लगातार बढ़ती जा रही थी। मजबूरी में वह समुंदर का पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वह उल्टियां करने लगती है। तभी मौसम अचानक बदल जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। एमिली जितना हो सके उतना बारिश का पानी इकट्ठा करके अपनी प्यास बुझाती है। शायद यही पानी उसकी जिंदगी को कुछ और घंटों की मोहलत दे देता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह पूरी तरह पानी से घिरी होती है। जिस बर्फ के सहारे वह इतने दिनों से जिंदा थी, वह लगभग पूरी तरह पिघल चुकी होती है। अब उसके पास न खाना बचा है, न कोई सामान और न ही बचने की कोई उम्मीद। आखिरकार वह हार मान लेती है और धीरे धीरे खुद को समुंदर में डुबोने लगती है। लेकिन तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद यह भी एक भ्रम है, मगर इस बार आवाज सच होती है। दरअसल हैरी ने हार नहीं मानी थी। उसने एमिली की बात पर भरोसा किया, सही लोगों तक जानकारी पहुंचाई और उसी की वजह से
रेस्क्यू टीम एक बार फिर उसकी तलाश में निकली। इस बार किस्मत भी एमिली के साथ थी। हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है और आखिरकार कई दिनों की इस खतरनाक जंग के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। कुछ समय बाद जब एमिली पूरी तरह ठीक हो जाती है तो वह उसी जगह वापस जाती है जहां उसकी छोटी बहन की मौत हुई थी। वहां खड़े होकर वह उससे दिल से माफी मांगती है और आखिरकार सालों से अपने अंदर दबे हुए बोझ को हल्का कर देती है। इसके बाद वह हैरी को फोन करती है। अब दोनों की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी होती है। दो ऐसे लोग जो कभी अपनी अपनी जिंदगी से हार चुके थे, अब एक दूसरे की वजह से फिर से जीना सीख चुके थे। कभी कभी किसी इंसान को बचाने के लिए बड़ी बड़ी ताकतों की नहीं, सिर्फ कुछ सच्चे शब्दों और थोड़ा सा साथ काफी होता है। यही खूबसूरत संदेश हमें यह फिल्म देकर जाती है। अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि इस फिल्म का सबसे इमोशनल पल आपको कौन सा लगा। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें